Welcome everyone. Welcome everyone to the channel Physics by सागर. So आज हम और 40 MCQ सॉल्व करेंगे. तो आप ये मान सकते हैं ये सेट 2 है 40 MCQ का. सेट 1 भी है, तो सेट 1 को पहले से देख लेना. उसमें भी 40 MCQs हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज. ठीक है, तो एक आपका होलो स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं. तो ये मान लेते हैं ये आपका होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है r है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे यानी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये होता है 1/4πε0. अगर इसमें चार्ज q आप दिए हो, ठीक है, तो चार्ज q जो है वो ये आपके सरफेस पे रह जाएगा. ठीक है, अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रह जाएगा? सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस पे लाई कर जाएगा, सरफेस पे रुक जाएगा. तो ये हो जाएगा q/r². ये अगर सरफेस पे आपको फाइंड करना था. ठीक है, पर ये सरफेस पे नहीं पूछा है, कहाँ पे पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. इनसाइड पे ये चार्ज लाई ही नहीं करता, रहता नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा, इनसाइड पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0. सरफेस पे होता तो ये हो जाता 1/4πε0 q/r². ठीक है, ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ई एट सरफेस. सरफेस पे ये वैल्यू आता. ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है 1/4πε0 q/r, ये होगा पोटेंशियल एट सरफेस. ये अगर पूछा रहता पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल एट सरफेस होता आपका 1/4πε0 q/r. तो इनसाइड में कोई भी स्फेरिकल या कोई भी कंडक्टर दिया गया हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बी. ठीक है, तो दो कैपेसिटर को आपको ज्वाइन करना है, एक एक का 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है. ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए हम लोग दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. तो ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा. ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप ये पॉजिटिव मान लेते हो, ये वाला ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा फिर से पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, फिर नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस टाइप का अगर कनेक्शन है तो इसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से कनेक्टेड है, फिर से सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से कनेक्टेड है, तो इसी टाइप का अगर कनेक्शन दिखता है तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो. और सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, अगर इसको मान लेते हैं C1 है, इसको C2 है, तो सीरीज में 1/c सीरीज टोटल जो होता है वो होता है 1/c1 प्लस 1/c2. ठीक है, ये आता है सीरीज के केस में. ठीक है, और ये पैरेलल के केस में जो होता है वो सिंपली सम हो जाता है, C पैरेलल इक्वल्स टू C1 प्लस C2. अगर पैरेलल में दिया रहता तो सिंपली आपको ऐड करना रहता, लेकिन सीरीज में दिया है तो आपको रेसिप्रोकल लेके ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो टोटल 1/CS होगा, सीरीज होगा, तो वो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10. तो 10 और 10 का एलसीएम जो होता है 10 ही आता है, तो 10 आप लिखना, 10 को फिर डिवाइड करना 10 से, तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 आपको मिलेगा 1, 1 इंटू 1 फिर से 1, तो ये हो जाएगा 2/10 जो हो जाएगा 1/5. अगर आप कैंसिल करोगे तो 1/5 हो जाता है 1/CS का वैल्यू. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS इक्वल्स टू हो गया आपका 1/5, तो CS हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड. तो ये आएगा उसका आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम. ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डबल, सॉरी लेंथ को अगर आप डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू रो इंटू L/A. ठीक है, यहाँ पे L जो हो गया है, ये जो लेंथ है वो डबल हो गया, तो मान लेते हैं चेंज होने के बाद. ठीक है, तो चेंज होने के बाद जो लेंथ है वो L प्राइम है, और L प्राइम कितना है? L/2 है. ठीक है, यहाँ पे एरिया आपको इस केस में, सेकंड वाले केस में जब लेंथ डबल कर दिया गया है तो उसमें
हम लोग एरिया नहीं देखें, तो एरिया पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो जो वॉल्यूम है वो होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, स्मॉल एल डिनोट किया है तो स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ठीक, तो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता यहाँ पे। तो इस केस में अगर लेंथ को आप डबल कर दिए हो तो v इक्वल्स टू, ये सेकंड केस में ले लेते हैं, ए प्राइम इंटू एल प्राइम। तो यहाँ पे लेंथ जब डबल हो जाएगा तो इसको कांस्टेंट रहने के लिए ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक मिनट, ये डबल कर दिया, ये एल इंटू टू हो गया है डबल। तो वॉल्यूम आपका इस केस में देखो, इसमें ये लिखा गया है, इसमें अगर वी प्राइम लिखो तो ये हो जाएगा ए प्राइम इंटू टू एल हो जाएगा। ठीक है, अब वी प्राइम और वी दोनों बराबर है तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्राइम इंटू टू एल। तो वी प्राइम वाले वी प्राइम इक्वल्स टू ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय टू एल ए प्राइम। तो ये जो v बाई एल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे v बाई एल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे v बाई एल तो ये हो जाएगा a। तो ये वाला पोर्शन जो है, तो v प्राइम और v दोनों बराबर है तो v बाई एल जो हो जाएगा इस वाला पोर्शन ये हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा a बाई टू इक्वल्स टू ए प्राइम। मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ को डबल करते हो, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ को आप ट्रिपल करते हो तो ये हो जाएगा a बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे या आप मान लेते हो कि इतना थिकनेस का आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसको अगर आप खींचोगे, डबल कर दोगे तो इसका एरिया कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर ए एरिया है तो उसका आधा हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे ट्रिपल भी देता तो ये क्या हो जाता है, ए बाई थ्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एरिया के मेंशन नहीं है तो इसीलिए आपको ऐसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे आधा हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर एरिया सेम दिया रहता तो उस केस में आपको ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ओल्ड रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं इतना है करके, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना है, तो न्यू रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर प्राइम है, तो आर प्राइम है रो रहेगा, रो जो है रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे डबल लेंथ होता है और रेजिस्टिविटी पूछा रहता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा रहता है तो वो उसमें कुछ नहीं चेंज होता है, रिमेन अनचेंज्ड लिखते हैं। ठीक है, पर क्योंकि रेजिस्टेंस पूछा है तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर प्राइम इक्वल्स टू रो एल प्राइम डिवाइडेड बाई ए प्राइम। ठीक है, तो आप रो लिखिए, एल प्राइम के बदले क्या लिखोगे, टू टाइम्स ऑफ एल, क्योंकि डबल कर दिया गया है, डिवाइडेड बाय एरिया प्राइम, जो न्यू एरिया है वो कितना हो गया है, पुराने का आधा हो गया है, तो ए बाई टू है। ठीक है, तो ये आप ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, रो इंटू टू इंटू एल। अब ये जो डिनोमिनेटर पे है इसका रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करो आंसर जानने के लिए, मतलब टू बाई ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू फोर, और ये हो गया रो एल बाई ए। और ये रो एल बाई ए क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस है, तो ये आर प्राइम जो हो जाएगा वो फोर टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, चार गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क्स के लिए आता है कि ऐसा अगर पूछा गया है तो आप ऐसे पूरा का पूरा सॉल्व करो। लेकिन अगर ऐसे दिया गया है कि एरिया या फिर जो लेंथ है वो डबल हो गया है, ठीक है, तो उसका आप दुगना कर दो तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया फिर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल दिया रहता, मतलब डबल के बदले ट्रिपल दिया रहता तो ये 9 टाइम्स पड़ जाता। अगर क्वाड्रपल दिया रहता या 4 टाइम दिया जाता, 4 टाइम दिया जाता, तो यहाँ पे आंसर आ जाता 16 टाइम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आज शोन इन द फिगर। तो फिगर जो है कुछ इस तरह है, इसी टाइप का है। ये एक स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, जिसमें आई अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो चीज़ों से वो मतलब समझ गए, एक सेमी सर्कुलर आर्क वाला है, आधा सर्कल वाला, और एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर है। तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पूछा गया है।
तो इसको आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप आंसर फाइंड कर सकते हो कि कितना होगा। एक तो हो गया ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर एक हो गया, और दूसरा हो गया सेमी सर्कल वाला, आधा वाला, जिसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो दो चीज आपको पहले याद रखना है कि करंट का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन पे रहता, मतलब इधर अगर डायरेक्टेड होता तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता। ठीक है, क्लॉक जैसा घूमता है, क्लॉक के घड़ी जैसे घूमते हैं उसी हिसाब से अगर ये घूम रहा है तो उसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज है, जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो उसमें आउटवर्ड रहता है। अब क्लॉकवाइज है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनसाइड होगा। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अगर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है करंट का तो उस हिसाब से जो फील्ड रहेगा वो इनसाइड रहेगा। ठीक है, आप क्या करना, आपके जो हैंड है, हाथ है, राइट हैंड, तो उसको अगर आप कर्ल को मूवमेंट करोगे तो थंब जहां बताएगा उस हिसाब से ये बताता है। ठीक है, तो आप अगर थंब को देखोगे डायरेक्शन यहाँ पे अंदर साइड रहेगा, इनसाइड रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब बी और डी हट जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से मतलब ए और सी में से कौन सा आंसर है। तो ये जब ऐसे करंट ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड करोगे तो आप बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करोगे तो बी इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, बी इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड कर रहे हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट मतलब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। पर अभी सेमी सर्कल वाला है तो सेमी सर्कल का आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल या फिर कभी भी ऐसे आर्क बनता है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो लिख होता है बी इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, जितना करंट जा रहा है, डिवाइडेड बाय टू आर होल इंटू थीटा बाय टू पाई। ठीक है, क्या होता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू आर थीटा बाय टू पाई। ठीक है, और यहाँ पे अंदर तरफ जा रहा है तो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसलिए हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज, पेज तरफ जा रहा है मतलब इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जब सेमी सर्कल आर्क बना रहा है तो ये एंगल जो है वो पाई के बराबर है, 180 डिग्री बराबर है। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई टू आर, थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई टू पाई। तो पाई पाई ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई टू आर इंटू टू, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई फोर आर आ जाएगा, म्यू जीरो आई बाय फोर आर। तो फोर आर देख लीजिए कौन सा वाला है, ये वाला ऑप्शन है। तो कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर दिया गया है, तो चेंज कर देना थोड़ा सा, सॉरी एक मिनट, ये ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर इनसाइड में। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनसाइड रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आउटसाइड रहेगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिफाइंड होता है काई इक्वल्स टू एम बाई एच। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए भी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना मैग्नेटाइज एक मटेरियल हो रहा है एक प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये नेगेटिव किसके लिए है, तो नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। क्यों, क्योंकि ये जब आप फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है, ये अगर आप फील्ड है इसके प्रेजेंस में आप डायमैग्नेटिक को रखोगे तो उसमें फील्ड क्रिएट नहीं होता, ये रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, तो ये अलाइन नहीं होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये कभी अपने आप को अलाइनमेंट नहीं करते हैं, अलग डायरेक्शन में अलाइनमेंट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और ये दोनों जो पारा और फेरो है इसके लिए पॉजिटिव होता है, दोनों के लिए, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए, ये दोनों के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अलाइनमेंट मतलब समझ रहे हो कि आप ये बार मैग्नेट ले लिए जो एक
फेरोमैग्नेट है, ठीक है। तो ये जिस फील्ड में है उसी डायरेक्शन पे अपने आप को अलाइन कर देगा। अगर आप ऐसे रखे होगे तो भी ये घूम फिर के ऐसे ही अपने आप को अलाइनमेंट कर देगा जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, और लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस है, और लेंज लॉ जो है वो 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ और फैराडे लॉ। तो लेंज लॉ और फैराडे लॉ का डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, मतलब इनसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मार्कोनी जो है इनका है, इन्होंने रेडियो वेव के बारे में या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। तो आप बोल सकते हो रेडियो से एसोसिएटेड है, तो रेडियो वेव आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मार्कोनी भी उनसे एसोसिएटेड है। उसके बाद हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो है और रेडियो मतलब मार्कोनी की इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है हर्ट्ज जो है, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रूफ किया था कि एग्जिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ होते हैं करके, ठीक है। तो इन्होंने प्रूव किया था, प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस कि हाँ ऐसा होता है करके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है करके बताए थे। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बोस, इंडियन कोलकाता साइंटिस्ट, इंडियन जो कोलकाता में बर्न है, और ये फिजिसिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने सबसे फेमस बोस क्रेस्कोग्राफ बनाया था जिससे प्लांट ग्रोथ जो है वो डिटेक्ट कर सकते थे, मेजर कर सकते थे, या आप बायो में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इन्होंने माइक्रोवेव का ट्रांसमिट करवाने की कोशिश किया था और किए भी थे, ठीक है। जैसे वहाँ पे सॉरी माइक्रोवेव, तो इन्होंने रेडियो वेव, मार्कोनी ने रेडियो वेव ट्रांसमिट यानी भेजने की कोशिश किया था, इन्होंने माइक्रोवेव और ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था। तो सीवी रमन जो है इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया। इन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक आता है स्पेक्ट्रोमीटर मेजर करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, तो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो नंबर 8 तो देखते हैं, इफ ए लेंस हैज फोकल लेंथ इन मीटर इट्स पावर विल बी। तो अगर एक लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ अगर एफ है जो मीटर में दिया गया है, तो पावर पूछा है, तो पावर होता है 1/f जब ये मीटर में दिया जाता है, और 100/f अगर ये सेंटीमीटर में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है मीटर में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/f, और पावर का होता है डायोप्टर, ठीक है। और ये लेंस के लिए और मिरर के लिए जब कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है, तो दोनों केस के लिए ये पॉजिटिव रहता है पावर, और मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, दोनों केस में ये नेगेटिव रहता है, ये पावर जो है नेगेटिव है, ये पावर जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेंस और मिरर के केस में। और प्लेन मिरर के लिए जो पावर है, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए जो पावर है वो 0 होता है, क्योंकि फोकल लेंथ हम लोग मान लेते हैं इसका इन्फिनिटी होता है, क्योंकि स्ट्रेट है तो फोकल लेंथ आप बोल सकते हो ये इन्फिनिटी हम लोग मान लिए हैं, क्योंकि ये फोकल लेंथ मतलब होता है कि अगर आप एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्पेरिकल सरफेस से निकलता है, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है ये इतने बड़े स्पेरिकल सरफेस से निकला है, तो इसको जो फोकल लेंथ है वो लगभग यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फोकल लेंथ ज़्यादा लिया जाता है, इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो इसलिए पावर क्या है प्लेन मिरर का 0 होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ए सोप बबल लुक्स कलरफुल इन सनलाइट, द रीजन फॉर दिस इज। तो जो सोप बबल है तो वो कलरफुल दिखता है, आप देखे होगे कि उसमें विवियर कलर दिखता है जब सनलाइट उस पर फॉल होता है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, उसका रीजन है इंटरफेरेंस। पर अभी देखते हैं ये जो टर्म्स है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, डिफ्रैक्शन क्या है डेफिनेशन इसका पढ़ लेना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पेशल जो है पोलराइजेशन जो है वो कौन सी वेव्स दिखाना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव दिखाना चाहिए। जो वेव्स है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करके एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। वेव्स जो है
अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कब होता है, जब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन किधर होता है उसी के डिपेंड पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो जो पोलराइजेशन होता है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स दिखाते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज द टेंडेंसी और यू कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव which specify the direction of oscillation of electric and magnetic field, किस डायरेक्शन पे ये ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट सम ऑब्स्टेकल, बेंडिंग ऑफ लाइट एट सम ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल है जहाँ पे ये जो है उसका साइज जो है लाइट के साइज के बराबर होगा तो लाइट जो है बेंड कर जाता है, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिस्पर्शन होता है स्कैटरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इनटू कलर्स। ठीक है, जो व्हाइट कलर अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो ये सातों कलर में बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, विबग्योर। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं कि विबग्योर 7 कलर होते हैं जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होता है डिस्पर्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो और मोर कोहेरेंट वेव जब इंटरफेयर करते हैं और न्यू वेव पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। मोर स्पेसिफाई अगर देखोगे तो सोप बबल पे थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द बोरन इज डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन द करंट विल फ्लो। जब बोरन जो है आप क्या किए हो, इसको डोप किए गए हो प्योर सिलिकॉन से। ठीक है, तो प्योर सिलिकॉन जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो प्योर जब रहता है उसे हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। प्योर में हम लोग करंट बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसके बाद ये जो प्योर है अब ये इम्प्योर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का। और पी टाइप कब होता है, जब आप उसमें बोरन ऐड करते हो, एल्यूमिनियम ऐड करते हो। और एन टाइप कब हो जाता है, जब आप उसमें फॉस्फोरस ऐड करते हो, आर्सेनिक ऐड करते हो, एंटीमोनी ऐड करते हो। ठीक है, तो इन सब जब आप ऐड करते हो तो ये एन टाइप या पी टाइप बनता है। ठीक है, तो पी टाइप मतलब आप पॉजिटिव मान लो। पॉजिटिव यहाँ पे होल हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर के केस में अपने पास दो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है या दो चार्ज कैरियर रहता है, एक होता है होल, एक होता है नेगेटिव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो होल जो है वो पॉजिटिव जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा डोपिंग किया गया है, बोरन किया गया है। तो बोरन जो है पी टाइप का है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, होल रहेगा मेजॉरिटी। तो यहाँ पे ये कहाँ से क्रिएट होगा, तो ये होल से होगा। अगर यहाँ पे बोरन के बदले एन टाइप का कोई दिया रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉन से होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड ए होलो स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो किसी स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, ये अगर स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर है, होलो है, इसके अंदर में, तो अभी कभी भी आप चार्ज दो, ये कहाँ पे लाई करेगा बोला गया है, चार्ज जो है वो सरफेस पे लाई करेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अंदर नहीं जाएगा तो इसका मतलब इनसाइड दिस होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं रहता, पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते गए, ठीक है, तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में दो बैंड हम लोग पढ़ते हैं, होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड से बॉन्ड जो है टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझ में आया, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस जब बढ़ जा रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन और मोशन करने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने अच्छे लग रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर
कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और मेटल या कंडक्टर्स के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए होता है, मेटल के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे देख लो, सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए मूविंग फ्री चार्ज प्रोड्यूस, एक मूविंग फ्री चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लेते हैं, ठीक है, और ये रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी इसका जीरो है, स्टैटिक चार्ज है, और एक है वही सेम चार्ज है क्यू, ये क्या है, वेलोसिटी इसका जो है कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये आगे जा रहा है, ये जो है रुका हुआ है, और वही सेम चार्ज है, चार्ज क्यू है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, कभी 10 के स्पीड में, कभी 20 के स्पीड में, कभी 40, कभी फिर 5, ऐसे स्पीड में जा रहा है। ये जो है अगर 20 के स्पीड में जा रहा है तो कांस्टेंट 20 के स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी जीरो रहता है, ठीक है, मतलब स्टैटिक है, ये कहीं नहीं जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर v कांस्टेंट है तो इस केस में मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज जो है आगे जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है। तो यहाँ पे देखो, ए मूविंग फ्री चार्ज प्रोड्यूस, तो मूविंग फ्री चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है, तो ये बोथ एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द closed conductor, the current can be produced in the conductor if only conductor is moving, only magnet is moving, relative motion between conductor and magnet, both magnet and conductors are moving। तो ये दिया गया है कि एक कंडक्टर है, सपोज ये आपका कंडक्टर है, और इसके पास में आप क्या किए हो, एक बार मैग्नेट को रखे हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में हम लोग पढ़े हैं कि अगर आप कंडक्टर को कांस्टेंट रखे हो, कहीं मूव नहीं कर रहे हो, और इसको मोशन कर रहे हो, मतलब बार मैग्नेट को लेके जा रहे हो, तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर इस बार मैग्नेट को रखे हुए हो, ठीक है, सेकंड केस में क्या किए हो, बार मैग्नेट को रखे हो और करंट को इधर मोशन कर रहे हो, आगे पीछे मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी इंड्यूस्ड करंट दिखेगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से किसी एक का रिलेटिव मोशन से ये बन सकता है, ठीक है। जो इंड्यूस्ड करंट होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आप बार मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो या फिर जो कंडक्टर है उसको आगे पीछे कर रहे हो, तो उस केस में आपको इसी टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, आप याद होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एसोसिएशन है, जिसमें हम लोग उसको एक स्पेक्ट्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऊपर हम लोग उसको लिखते हैं। तो क्या क्या है उसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या है आपको याद रखना है। एक होता है रेडियो वेव, उसके बाद होता है माइक्रोवेव, उसके बाद होता है इंफ्रारेड या इंफ्रारे, उसके बाद है विजिबल, विजिबल को हम लोग देख पाते हैं, बाकी वेव्स को हम लोग देख नहीं पाते। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है गामा रे, और उसके नेक्स्ट में होता है कॉस्मिक रे। ओके, तो सर ये हो जाता है कॉस्मिक रे। तो ये जो है जैसे रखा गया है, तो कॉस्मिक रे बेसिकली आपका बुक में उतना तक तो दिया नहीं गया है, पर लास्ट में जो है वो कॉस्मिक रे है, ठीक है। तो ये जो है रेडियो वेव से गामा रे तक, ये आपका फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज के ऊपर डिपेंड करके लिखा गया है, ये जो है विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेडियो वेव जो है इसका जो है कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, और गामा रे का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आप बोल सकते हो इसका फ्रीक्वेंसी हायर है, तो हायर फ्रीक्वेंसी है, तो हायर फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगा गामा रे का, ठीक है। तो इसीलिए गामा रे जो है पेनिट्रेशन कर लेता है
25 सेंटीमीटर लेंथ के लोहे तक भी पेनिट्रेट कर लेता है, रेज पास कर लेता है। ठीक है, तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन वेवलेंथ जो है इसका, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, गामा रे का है, और लोएस्ट वेवलेंथ किसका है, गामा का है। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं है, एक्सरे नहीं है क्या, है एक्सरे, तो ये है। बीटा रे इसमें नहीं है, गामा रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, बीटा रेज। बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में होता है। जब रेडियो कोई एक्टिव सब्सटेंस है तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, इन दोनों का जब एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ई माइनस या पॉजिट्रॉन ई प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप बोल लो, पॉजिट्रॉन है, तो ये जो है ये बीटा रेज में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स लाइक, एक एयर बबल जो है वो पानी में कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन सरफेस, ऑल ऑफ दिस, सब जैसे क्वेरी। ठीक है, तो देखते हैं, ये मान लेते हैं ये आपका एयर बबल है। ठीक है, और ये बाहर क्या है, वाटर है, और ये अंदर में आपका एयर है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज लाइट गया। ठीक है, तो लाइट यहाँ से ऐसे लाइट रेज सपोज इंसिडेंट हो रहा है, तो वाटर जो है वो कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम होगा। ठीक है, ये जो होगा डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो वाटर यानी डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाता है, अगर यहाँ पे आप नॉर्मल ऐसे मान लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसको जाना था ऐसा, पर ऐसा ना जाके कैसे जाएगा, इट विल डाइवर्स, ये बाहर तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम से जब रेयर में जाता है तो कैसे होता है, बाहर तरफ नॉर्मल से अवे अवे मूव होता है, तो ये ऐसे बाहर चल देगा, तो इसका मतलब ये ऐसे बाहर तरफ, और नेक्स्ट में अगर आप बनाओगे फिर भी ये हल्का सा बाहर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बाहर चल दिया सब कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा रेज भी बनाओगे तो ये भी कैसे होगा, ऐसे बाहर चल देगा। ठीक है, तो मोस्टली ये जो है कैसे करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, बाहर तरफ भेज देगा। ठीक है, तो कौन सा लेंस ऐसे डाइवर्ज करता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, ये ऐसे अगर रेज आता है तो ये इसको कन्वर्ज कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉन्केव लेंस जो है वो क्या करता है, ये ऐसे डाइवर्ज कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एयर बबल है वाटर में कैसा बिहेव करेगा, ये एक कॉन्केव लेंस जैसा बिहेव करेगा, मतलब डाइवर्ज कर देगा, रेज को बाहर भेज देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द नेचर ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कौन से नेचर को सपोर्ट करता है, लाइट का, तो ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बल्कि कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों इफेक्ट आप याद रखो कि पार्टिकल नेचर कौन कौन शो करता है, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी फॉलो करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पार्टिकल नेचर के बेस पे है। और वेव नेचर आपका कौन कौन शो करता है, डिफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर बताता है, इंटरफेरेंस जो है ये भी वेव नेचर को बताता है। इसके अलावा जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन भी आपका इसी वेव नेचर को बताता है। ठीक है, द पोलराइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट डज नॉट अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। ठीक है, तो पोलराइजेशन अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया गया था पोलराइजेशन क्या है, कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव व्हिच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो पोलराइजेशन है वो ट्रांसवर्स वेव का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें ये क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है कि कौन से डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से वाले दिखाते हैं, ट्रांसवर्स वेव, तो आपको देखना पड़ेगा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कौन कौन है, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसमें से आपको ढूंढना है, एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वेव है, गामा रेज भी है। तो साउंड वेव जो है ये ट्रांसवर्स नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन होता है वो उसी वेव के डायरेक्शन पे होता है। तो साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसका आंसर आ जाएगा साउंड। ओके, नेक्स्ट है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU। AMU जो होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन लायक है। तो एटॉमिक मास यूनिट, उसका डेफिनेशन आप पढ़ लेना। इसके अलावा इसका जो मास होता है,
एटॉमिक मास यूनिट मतलब होता है कि आपका जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग एटम या फिर न्यूक्लियस वगैरह का मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग ये यूज करते हैं फॉर मास, कैलकुलेशन ऑफ मास। तो इसका मास जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg होता है। ठीक है, तो ये मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट जो मास है इतना है। अब इसका एनर्जी इक्विवेलेंट पूछा है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट E इक्वल्स टू, हम लोग आइंस्टाइन फार्मूला पढ़े mc², तो ये m का वैल्यू रखोगे आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है मोर स्पेसिफाइड या पूरा एकदम एक्यूरेट अगर बोला जाए तो 931.49 समथिंग आता है। तो हम लोग इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग इसी के आसपास आएगा। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड इन इज मैक्सिमम फॉर। तो एनर्जी बैंड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जितने भी मैटर है इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी बैंड डिवीजन मतलब क्या होता है कि हम लोग ये पढ़ते हैं जिसमें एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। ठीक है, तो एक हो गया वैलेंस बैंड, एक हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में अब बोलते हो वैलेंस सेल्स जितने हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में जो कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन है वो है। तो ये जो है मेटल के केस में ये बहुत पास में रहते हैं, लगभग इतने पास कि इसके बीच का गैप 0 हो जाता है या बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड लगभग 0 है, तो ये आप मान लो मेटल के केस में से गैप होता है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में सेमीकंडक्टर के केस में, ऐसे लिख दे रहा हूँ सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये लगभग बहुत कम रहता है, जैसे 0.7 है, ठीक है, या 1.1 है। ठीक, तो 0.7 लगभग जर्मानियम के लिए रहता है और 1.1 सिलिकॉन के लिए रहता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में है। तो ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है, ईजी जो है बहुत ज़्यादा होता है। ईजी मतलब एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये लगभग 3 से 6 तक रह जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में तो मैक्सिमम ये इंसुलेटर के लिए रहता है। ये जो गैप है वो मैक्सिमम किसके लिए रहेगा? इंसुलेटर के लिए रहेगा। तो ये मैक्सिमम इंसुलेटर के लिए है और मिनिमम किसके लिए है? मिनिमम मेटल के लिए है। नेक्स्ट है ए चार्ज इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉर्नर। तो एक चार्ज जो है आप कहाँ पे रखे हो? एक क्यूब लिए हो, ठीक है, एक वो जी आपका क्यूब बना लेते हैं। तो ये हो गया एक क्यूब, और क्यूब के एक कॉर्नर में आप क्या किए हो? एक चार्ज क्यू रख दिए हो। ठीक है, अब देखो ये जो चार्ज क्यू है ये एनक्लोज नहीं है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, ठीक है, जो ई डॉट डी एस के इंटीग्रेशन के बराबर होता है, वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड सेम टाइप का आप एम्पेयर्स लॉ में भी पढ़े होंगे, करंट एनक्लोज। तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज मतलब क्या कि चार्ज को आप बंद करके रखे हो, पर यहाँ पे जब कॉर्नर में रहता है तो ये बंद नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हुआ है, ये पार्शियली एनक्लोज हुआ है, मतलब कॉर्नर में है तो कुछ हिस्सा यहाँ पे है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लीटली एनक्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बंद कैसे करोगे? फिर यहाँ पे आप फिर से एक बनाओगे कि यहाँ पे एक और क्यूब आएगा ऐसा, ठीक है, तो इसको आधा बंद करेगा, फिर इधर आएगा। तो ऐसे आपको 8 क्यूब जरूरत पड़ेगा इसको कंप्लीटली बंद करने के लिए। ठीक है, कितने क्यूब जरूरत पड़ेंगे? 8 क्यूब जरूरत पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के और भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप समझ सकते हो। जैसे ये मान लेते हैं कि आप एक क्यूब लिए हो, ठीक है, और क्यूब के एक फेस पे आप यहाँ पे रखे हो। ये क्लैरिटी देने के लिए बन रहे हैं कि यहाँ पे आप एक फेस पे रखे हो। तो देखो फेस पे जब रखोगे आधा हिस्सा कहाँ पे है? अंदर वाले में है, और आधा हिस्सा बाहर है। तो बाहर है मतलब आप इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से एनक्लोज करना पड़ेगा। तो बाहर जब रहेगा तो फिर से आपको इसको एनक्लोज करने के लिए आपको एक क्यूब अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा क्यूब आप अटैच कर दिए। तो अब ये क्या हो गया? ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो इसलिए इसका जो आधा पोर्शन है इसमें गया है, तो कितना आएगा उसका? ये आ जाएगा Q/2।
2 एप्सिलॉन जाएगा एक सरफेस के लिए, ठीक है। मतलब आधा क्यूब जो है पैक हुआ है करके, एक क्यूब में आधा हिस्सा पैक हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। और इसके और एक दो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक चार्ज दे दिया गया है और ये चार्ज जो है क्यू जो है अंदर में है, ठीक है। चार्ज जो है वो कहाँ पे है, सेंटर में है। तो सेंटर में है, अगर टोटल फ्लक्स पूछा रहता, सिर्फ टोटल फ्लक्स पूछा जाता थ्रू द क्यूब, और चार्ज कहाँ पे है, सेंटर में है, तो वहाँ पे होता क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर फेस में पूछा रहता, ठीक है, तो कितने फेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 फेस है। तो अगर फ्लक्स थ्रो फेस पूछा रहता तो कितने हैं, 6 हैं, तो एक में कितना आएगा, तो क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन जीरो आएगा। कॉर्नर कितने हैं, तो 8 है, तो 8 कॉर्नर में से एक एक कॉर्नर में से कितना आएगा, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन जीरो आता। ये अगर कॉर्नर में पूछा रहता, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे अगर एज में पूछा रहता कि फ्लक्स थ्रू द एजेस, एज कितने हैं, तो यहाँ पे अगर आप गिनोगे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, तो इसका मतलब आ जाता है क्यू बाई 12 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. Two parallel plate carrying opposite charges have a surface charge density of sigma and electric field intensity between them. तो ये दिया गया है कि दो चार्ज प्लेट है आपके पास, टू पैरेलल प्लेट कैरिंग अपोजिट चार्जेस, दो पैरेलल प्लेट हैं और अपोजिट चार्ज है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसमें है माइनस सिग्मा। अगर इसमें माइनस लिखोगे इसमें प्लस लिखना, ठीक है। तो उल्टा दिया है, अपोजिट चार्जेस है, ठीक है। तो ये जब दो अपोजिट चार्जेस प्लेट को आप रखते हो तो ये कैपेसिटर प्रोड्यूस करता है ना। तो आप कैपेसिटर के डेफिनेशन से ये या वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किए हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है करके। तो आप जानते हो ये जो क्यू सिग्मा है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है ये ऐसे बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बाहर जाएगा सरफेस से, यहाँ पे एक, और यहाँ पे तीन रीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला एक साइड है, बीच में एक साइड है और इधर एक साइड है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो है यहाँ से बाहर तरफ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हम लोग जानते हैं फील्ड लाइंस बाहर तरफ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये अंदर तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, अंदर तरफ रहेगा, और इसके लिए भी अंदर तरफ रहेगा, ठीक है। ये जो तो ये ऊपर वाला जो हो गया, ये हो गया पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। तो इस सरफेस के लिए देख लो, ये रीजन 1 ले लेते हैं, इसको रीजन 2 ले लेते हैं, इसको रीजन 3 ले लेते हैं। तो रीजन 1 और 3 में देखोगे तो एक बाहर तरफ है एक अंदर तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम फॉर थर्ड के लिए, ये बाहर तरफ है ये अंदर तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्लेट के लिए, ठीक है, इन्फानाइट प्लेन शीट हम लोग पढ़े हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। अब ये रीजन 2 के लिए अगर देखोगे तो एक इसी में है और एक इसी में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन जीरो और ये सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये सिग्मा सॉरी 2 2 कट जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आप जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आप कैपेसिटर का जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख लेते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन होता है कि इसी टाइप का आपको फील्ड ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन को और थोड़ा सा लंबा लिखना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि ऐसा होता है करके, ठीक है। ए मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो एक जो मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। किरचॉफ्स लॉ जानते हो, किरचॉफ्स के दो सर्किट लॉ है, एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल, ठीक है। केसीएल जो है ये बोलता है कि एक जंक्शन पे जो करंट है उसका सम कितना होगा, 0 होगा, और केवीएल बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो सम होगा एक लूप पे, ठीक है। अगर कोई भी सर्किट ऐसा बनाया गया है तो इस लूप के अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो 0 हो जाएगा, और ये बताता है कि किसी जंक्शन पे या नोड पे जितने करंट है उन सबका सम जो है वो 0 हो जाएगा, केसीएल और केवीएल। और न्यूटन्स लॉ आप जानते हो, न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ मोशन के लिए और ग्रेविटेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये होता है 0 होता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटम या मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एटम या मॉलिक्यूल है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर है। ठीक है, पेयर हो गए हैं, तो एक दूसरे से अलाइनमेंट सेम सेम टाइप का है, तो इसलिए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिलता आपको। ठीक है, और फेरोमैग्नेट के लिए ये मोर देन 1 होता है। ठीक है, इसके लिए मोर देन 1 आएगा फेरोमैग्नेट के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी जो उसके अंदर में डाइपोल मूवमेंट आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट उसी के बारे में है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या आपको क्या मिलेगा? मोर देन 1 मिलेगा। और बिटवीन 0 to 1 ये आपको पैरामैग्नेटिक के लिए मिलेगा। ठीक है, 0 से 1 किसके लिए मिलेगा? पैरामैग्नेटिक के लिए मोर देन 1 फेरोमैग्नेटिक के लिए, और 0 किसके लिए मिलेगा? डायमैग्नेटिक के लिए मिलेगा। और 1 मोर स्पेसिफाइड आप नहीं बता सकते किसके लिए, एक स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो 1 उसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्शन का एक जनरल जो है वो यूनिट है, मतलब क्या कि सेल्फ और म्यूचुअल दोनों इंडक्शन का जो है यूनिट जो है वो एक ही है। और दोनों इंडक्शन का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का जो डायमेंशन है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, इंडक्शन एसोसिएटेड है तो इसी से आपको फाइंड करना है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है वेबर, सेकंड है ओम, थर्ड है हेनरी, फोर्थ है गॉस। ठीक है, तो वेबर जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, सेम देखो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टर से प्रोवाइड होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, तो उस केस में हम लोग उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंस का भी वही यूनिट है, ओम है। तो एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर में प्रोवाइड होता है, और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर में प्रोड्यूस होता है। तो उसका यूनिट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का दोनों एक ही यूनिट है, ओम है। नेक्स्ट है हेनरी। हेनरी जो है ये है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन का जो लिखा गया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या है? हेनरी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका सही आंसर। अब देखो गॉस जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या जो हम लोग बी लिखते हैं, जैसे आप बायोट सावर्ट लॉ पढ़े हो तो बी इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू जीरो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो सीजीएस यूनिट है वो होता है गॉस, और जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है, और गॉस जो है उसका सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी दैन एक्सरे। तो हायर फ्रीक्वेंसी दैन एक्सरे अगर आपको याद होगा तो हम लोग लिखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो एक्सरे से ज़्यादा वाला हायर फ्रीक्वेंसी कौन है? एक्सरे के बाद मतलब नेक्स्ट कौन था? गामा रे था, तो ये हो जाएगा गामा वेव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड इन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब होता है, रिफ्रैक्शन आपको याद है कि एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। जब दो अलग अलग मीडियम से क्या होता है, लाइट जब पास होता है, ये अगर इंसिडेंट है तो इसको जाना था ऐसा, पर ये ऐसा ना जाके ये आप नॉर्मल ड्रॉ किए हो तो ये डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस बोल सकते हो, जैसे एयर में अगर लाइट जा रहा है तो पानी के अंदर जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम्स डबल देन फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो है इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो ये होता है लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि वेवलेंथ जो है आप क्या कर दी हो? डबल कर दी हो। तो ये जो है वेवलेंथ को अगर आप डबल कर दोगे तो आप बोल सकते हो जो फ्रिंज विड्थ है जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये लैम्डा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इसको अगर आप डबल कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिकम्स डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ होता है, बीटा जो है इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, कैपिटल जी हो कैपिटल डी यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, ये होता है यहाँ पे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट लेते हैं और एक स्क्रीन लेते हैं, जहाँ पे ये जो लाइट सोर्स है जो है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स लिया जाता है, लाइट सोर्स स्लिट के थ्रू पास करता है और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो ये जो पैटर्न बनता है, तो ये जो स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, और ये जो स्लिट है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को या स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटन। तो एनर्जी ऑफ फोटन जो होता है ई इक्वल टू होता है, ये होता है एच टाइम्स ऑफ न्यू, और ये एच सी बाई लैम्डा के बराबर होता है एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब सी जो है, इसमें तीन आप फॉर्मूला याद रख लो। एनर्जी जो होता है एच न्यू होता है, और वही एच सी बाई लैम्डा के बराबर होता है, और यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है सी है, वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे एच क्या है, ई जो है एनर्जी है, ये जो है न्यू जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है अभी तक आप जान ली होगी कि क्या होता है लैम्डा, तो ये होता है वेवलेंथ होता है, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड रहता है। ठीक है, तो इसमें से देख लो कौन सा आएगा, तो एच न्यू आ जाएगा आंसर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर नहीं होगा, एच बाई लैम्डा जो है ये मोमेंटम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, the ratio of forward bias resistance to the reverse bias resistance in PN junction is of order। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस रहता है और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस रहता है, उन दोनों का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में आप अगर एक्सपेरिमेंट किए हो के पीएन जंक्शन डायोड का एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस रहता है ये लगभग 10 ओम तक रहता है। फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस रहता है, 10 से 100 तक रहता है, और जो रिवर्स बायस रहता है तो ये लगभग मेगा ओम के टर्म्स में रहता है, 10⁵ ओम के आसपास रहता है। तो अगर आप इसको 10 ले रहे हो, इसको 10⁵ ले रहे हो, तो इन दोनों का रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10⁻, एक मिनट ज़्यादा है, ओवरलैप हो गया, तो ये 10⁻⁻4 रेशियो 1 तक आ जाएगा। ये डिवाइड करोगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना तक आएगा, 10⁻⁻4 रेशियो 1 तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज, तो एक लाइन चार्ज हम लोग जब बनाते हैं, ठीक है, तो ये लाइन चार्ज में अगर आप पॉजिटिव चार्ज ऐसे देते हो, दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज जो है आ गया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहता है वो कैसा रहता है, आउटवर्ड एक तो रहेगा, तो किसी पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लाइन चार्ज के लिए होता है λ/2ε0r। ठीक है, लैम्डा जो है यहाँ पे वेवलेंथ मत सोचना, यहाँ पे है लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो होता है चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, और जो आर जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। तो ये जो है ई जो है कैसा प्रोपोर्शनल है, ई है 1/r, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थ्रू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग क्या चीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो चार्ज मेजर नहीं करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होता है ई इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, या फिर ई इंटू वी, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह में पढ़े होंगे। तो ई जो है ये है चार्ज है, वी जो है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस चीज़ का आप मेजर कर रहे हो, एनर्जी का मेजर कर रहे हो। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लोग 1 AMU देखे थे, तो 1 AMU का आप वैल्यू लिखे थे कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का मेजर किया था, वहाँ पे एनर्जी का मेजर किया था। नेक्स्ट है 33, द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी फॉर वैक्यूम। तो परमिएबिलिटी जो हम लोग पढ़े हैं, बायोट सावर्ट लॉ अगर आप लिखोगे तो वी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो, सिर्फ बी लिखो, फिर डायरेक्शन बताना, फिर बताना पड़ेगा, तो म्यू जीरो बाय 4 पाई IDL साइन थीटा पाई आर स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो उस केस में ये जो म्यू जीरो आप लिखते हो, ठीक है, ये होता है परमेबिलिटी, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो ये जो परमेबिलिटी होता है म्यू जीरो होता है,
तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। ठीक है, ये इसका यूनिट भी आप याद रख लेना, क्या है, टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। इसी सेम चीज को हम लोग हेनरी पर मीटर भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके दो यूनिट आप बोल सकते हो, एक होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स और एक होता है हेनरी मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का अभी हम लोग देखे थे, रिएक्टेंस कौन से वाले हैं, जिसमें अगर आप रेजिस्टेंस के बदले या रेजिस्टर के बदले अगर आप इंडक्टर यूज करते हो, ठीक है, क्या यूज करते हो, इंडक्टर यूज करते हो या फिर कैपेसिटर यूज करते हो, तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। तो सेम यूनिट रहेगा, तो ये हो जाएगा ओम। यहाँ पे मो जो लिखा गया है ये ओम इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ओम टू द पावर -1 को हम लोग मो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा कंडक्टेंस का यूनिट। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, और उसी को हम लोग मो लिखे करके। ठीक है, फाराडे तो नहीं है ये, सॉरी, ये सिर्फ फाराडे अगर लिखोगे, फाराडे तो साइंटिस्ट के नाम है, अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिखोगे फाराड। ठीक है, तो फाराड जो है ये आपका कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है, ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो मेजर किया जाता है वो कैसे में रहता है, तो वो रहता है फैराड के टर्म्स में। और एम्पियर आप जानते हो किसका रहता है, एम्पियर ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, एसी हो या डीसी, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन सुटेबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो किसके लिए सुटेबल है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सरे देखो, एक्सरे आपका टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ नहीं करते इसको, हम लोग कोई जैसे हड्डी वगैरह टूटा है तो उसके एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल काम के लिए यूज़ किया जाता है। सेम गामा रेज जो होता है, ठीक है, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है कि कोई जैसे आप क्रायोप्रीजन भी सुने होंगे, इसमें जो चीज़ें हैं, मतलब वेजिटेबल वगैरह है तो उसको फ्रीज करके डीप फ्रीज रखा जाता है लगभग 3 महीने 4 महीने, तो वहाँ पे गामा रेज रेडिएशन दिया जाता है ताकि सेल्फ लाइफ बढ़े, बहुत 3 महीने 4 महीने तक ये रुक जाए करके। ठीक है, तो गामा रेज वहाँ पे यूज होता है। यूवी रेज जो है वो डीएनए म्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। जो माइक्रोवेव है ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सुटेबल कौन सा है, माइक्रोवेव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास are 4/3 and 3/2 respectively. The refractive index of water with respect to glass. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया गया है, एन से लिख लेते हैं या फिर क्या न्यू से लिख लेते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले डेफिनेशन आप याद रख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया है, कितना है ये 4/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया है, ये कितना है 3/2 है करके। ठीक है, तो ये पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो वाटर का कितना दिया है 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये हो गया 4/3। और डिनोमिनेटर पे जो भी है, ठीक है, नीचे जो है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो उसको आप क्या करो, जो भी दिया गया है उसका रेसिप्रोकल से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब जो जो चीज़ दिया गया है उसका उल्टा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4 × 2 हो जाएगा 8, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 8/9। नेक्स्ट है इन व्हिच डायरेक्शन डज पोलराइज्ड लाइट ऑसिलेट। कौन से डायरेक्शन पे जो लाइट का पोलराइजेशन है वो होता है। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट या पोलराइजेशन किस में शो करते हैं, ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं, ये आपको याद रख लेना है।
तो साउंड वेव्स शो नहीं करता है। अब इसमें से ये दिया गया है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कौन से डायरेक्शन पे ये वाइब्रेट करते हैं। देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। और ये जो इन वन डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये वन डायरेक्शन पे होते हैं, ठीक है। ये जो पोलराइज्ड होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही होते हैं, ठीक है। जो एक सिंगल प्लेन में अगर या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। इन ऑल डायरेक्शन पे जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं। जो पोलराइज्ड नहीं होते हैं इसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, वो हर डायरेक्शन पे रहते हैं, जिस डायरेक्शन पे आप देखोगे उस डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रिवील द नेचर ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या बोला गया था पार्टिकल नेचर के लिए, ये याद रखना। दो तीन जो है, एक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये तीन जो है ये क्या बताता है, ये आपके पार्टिकल नेचर को बताता है। बाकी जो है इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये तीनों क्या बताता है, वेव नेचर। ये बताता है वेव, ये भी बताता है वेव नेचर, और ये भी बताता है वेव नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ He+ आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी जो है, ये फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे He+ दिया गया है, तो हीलियम के लिए है तो -13.6। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है Z है वो कितना है, 2 है। और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एक होता है ग्राउंड स्टेट जिसका n का वैल्यू होता है 1, नेक्स्ट होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसका n का वैल्यू होता है 2। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया रहता तो n का वैल्यू हो जाता 3। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया गया है। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा -13.6। तो ये आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा रहता है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं पूछता, एक्साइटेड के बदले अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेट भी दिया रहता है ना, तब आपको ये n का वैल्यू 1 रखना रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें अगर सिर्फ एक्साइटेड स्टेट ना देके सिर्फ फर्स्ट स्टेट अगर देता, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर दिया रहता है तो -13.6। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना देके सिर्फ फर्स्ट स्टेट देता तो ये -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर आप करते, 2 का स्क्वायर करते, और फर्स्ट स्टेट अगर दिया रहता तो n का वैल्यू आप 1 रखते। एक्साइटेड दिया गया है तो इसलिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो उस केस में वो आंसर अलग हो जाता है। तो ये अच्छे से ध्यान से आप देखना कि फर्स्ट स्टेट पूछा है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है। फर्स्ट स्टेट जो है उसको ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है, आप पढ़े होगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड। जो पोटेंशियल बैरियर है ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस पे करता है, ये कम हो जाता है जब फॉरवर्ड बायसिंग आप करोगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है कि अगर आप ये एक पीएन जंक्शन डायोड ली हो, ये साइड जो P है और ये साइड आपका N है, इसको अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो और N साइड को नेगेटिव पे कनेक्ट करते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसका विड्थ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, हाइट जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर आप रिवर्स बायस कर रहे हो, रिवर्स बायस क्या था कि पीएन जंक्शन को आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उल्टा कर रहे हो, तो इसलिए इसको रिवर्स बोलते हैं। मतलब P जो है पॉजिटिव से, N जो है नेगेटिव से, लेकिन P अगर नेगेटिव से और N जो है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो उस केस में हम लोग उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। और रिवर्स बायस में ये याद रखना, जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में चेंज होता है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट डोपिंग डेंसिटी। डोपिंग डेंसिटी मतलब कि कितने डोपिंग लेवल आप किए हो, तो ये भी बढ़ा देता है। डायोड शेप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, तो ये डायोड शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड सेट आपका था, आप ट्राई करना, फर्स्ट सेट को भी अच्छे से देख लो और ये समझ लेना कि कैसे कैसे आता है। अगर कुछ कुछ चीज़ें जो है जैसे डायमेंशन है वो आप याद
बार बार देखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कुछ कुछ चीज़ें को आंसर याद रख सकते हो। ओके, तो तब तक आप खाओ पियो मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।